हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम रसायन विज्ञान के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये 2023 का आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। सेट नंबर आप देख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हमने बदले हैं, वो इसलिए क्योंकि प्रीवियस ईयर के 4 से 5 चैप्टर केमिस्ट्री के कट गए हैं, इसलिए भाई उनके भी क्वेश्चन हटाना पड़ा। तो हमने उसके स्थान पर जो आपके नए चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, इसलिए ये एकदम लेटेस्ट हो गया है। आपका भाई संशोधित क्वेश्चन पेपर किस तरह का पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन होंगे और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का हो सकता है, सारी चीजों को अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई पूर्णांक आपका होगा 70 का। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यही 3 आपके पेपर क्या होंगे, 70-70 के होंगे। भाई जिनका मैथ है वो तो 100 का ही होगा। बाकी तो आपको पता है कि भाई प्रैक्टिकल के नंबर हमें इसमें मिलकर मिलाकर के दिए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। यहां पर आप देख सकते हैं समय सीमा क्या है, इंस्ट्रक्शन वगैरह निर्देश, तो भाई इसको आप अच्छे से पढ़ ही सकते हैं। डायरेक्टली आते हैं हम क्वेश्चन पर। तो पहला जो होगा बच्चों वो बहुविकल्पी प्रश्न होगा। बहुविकल्पी प्रश्न में हम बात करें तो देखिए बोलेगा प्रश्न की इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वैद्युत अपघट्य नहीं है यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट या फिर यूरिया या फिर नाइट्रिक एसिड। बताइएगा बच्चों कि कौन सा वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। बोल रहा है, पहला कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl और दूसरा अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, तीसरा कह रहा है यूरिया NH2CONH2 यूरिया, या फिर कह रहा है बच्चों नाइट्रिक एसिड HNO3। तो कौन सा विकल्प सही होगा, यानी इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो वैद्युत अपघट्य नहीं है। ध्यान से देखना बच्चों, NaCl सोडियम क्लोराइड ये भी एक वैद्युत अपघट्य है, यानी जब इसको जल में घोलेंगे तो Na+ में टूटेगा, Cl- में, तो ये वैद्युत अपघट्य है। दूसरा अमोनियम नाइट्रेट, तो ये भी है बच्चों वैद्युत अपघट्य, क्योंकि NH4 हो जाएगा, ये NO3 ये माइनस में हो जाएगा। यूरिया, बिल्कुल बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा यूरिया होगा, क्योंकि जो यूरिया है इस तरह से शर्करा हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक, ये आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ऑप्शन जो 3 हो जाएगा यानी यूरिया, यही क्या हो जाएगा सही विकल्प हो जाएगा। ये एक वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है। ठीक, यूरिया क्या है, वैद्युत अनपघट्य। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा, इसमें पूछा है कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ कौन सा नहीं है। तो ये तो सब हैं, यानी ये क्या है वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, अर्थात वैद्युत अनपघट्य है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो दूसरा है बोल रहा है कि 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होते हैं। आपके ऑप्शन है 1 मोल, 18 मोल, 10 मोल या फिर 100 मोल। ठीक, देखिए तो भाई न्यूमेरिकल है बट अपने से क्या मतलब, एकदम छोटा सा है। कह रहा है कि एक 180 ग्राम जल में, तो ये दिया गया है बच्चों, ध्यान से समझना, ये 180 ग्राम, तो ये भार, ये विलेय का भार दिया गया है। एक मतलब विलायक का भार है, यूं समझिए, ये W है, बस इतना याद रखना। ठीक, ये हो गया कितना 180 ग्राम। अब उसके बाद जल की बात कर रहा है, तो भाई जल होता है H2O। इसका अणुभार अगर हम निकालते हैं बच्चों, अणुभार, ये विलायक है तो कैपिटल W से रखेंगे, ये इसका अगर हम अणुभार निकाल लेते हैं तो जल का अणुभार कितना आएगा भाई, 2 आगे ले जाएंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो ये हो जाएगा 18। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कि मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या को n से दर्शाते हैं,
n बराबर होता है W/m, तो कैपिटल W है अपान कैपिटल M रखेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। विलेय होता तो स्मॉल w स्मॉल m रखते हैं, बात वही है। तो ये हो जाएगा n बराबर, भार कितना है 180 है, अणुभार कितना है बच्चों 18 है, ये कट गया, ठीक। मोलों की संख्या कितना आया 10 आ गया, ठीक है। तो इस पर मत जाइएगा, ये किसी बच्चे ने टिक किया है 18 पे, ये नहीं होगा, ठीक। ये हो जाएगा ऑप्शन 3, और ये हो जाएगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, यानी 10 मोल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया A+2B, अभिक्रिया क्या दिया है? ये दिया है A+2B, A+2B एरो करके कोई प्रोडक्ट यानी उत्पाद बन रहा है। तो कह रहा है कि उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक समीकरण R बराबर ये दिया है A B, यहां पे घात 2 दिया है, द्वारा व्यक्त किया गया है। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी? आपके ऑप्शन हैं 2 या फिर 3 या फिर 5 या फिर 6। आपको बताना है कि भाई आणविकता क्या होगी। देखिए बच्चों, इसमें जो अगर हम बात करें तो एक तो अभिक्रिया की कोटि पूछता है, दूसरा आणविकता, यही दो पूछते हैं। एक सेट में आणविकता पूछा था, इसमें जैसे आणविकता आया है तो एक और सेट आया था, सेम क्वेश्चन था, उसमें बस पूछ लिया था यहां पर जो आणविकता है, यहां पर कोटि पूछ लिया था। तो कोटि और आणविकता दोनों पूछता है, तो दोनों हम निकालना आपको बताएंगे थोड़ा। देखिए जैसे ये दिया है A+B, A+B से कोई उत्पाद बन रहा है, ध्यान से समझना बच्चों। अगर इसमें अभिक्रिया की कोटि पूछ लेता है तो कोटि कैसे निकालते हैं? अभिकारक की सांद्रता की घात के योग को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यहां अगर मान लेते हैं कि भाई इसमें अभिकारक A है, तो इसका मान लेते हैं कि भाई यहां पर क्या है, 1 घात है और इसका भी 1 घात, तो अभिकारक की सांद्रता की जो घात होती है उसी के योग को क्या कहते हैं? कोटि। अब यहां पर अगर हम आणविकता पूछ लें, आणविकता अगर हम पूछ लें बच्चों, तो आणविकता कैसे निकलती है? तो आणविकता के लिए क्या करते हैं, बस गिन लेते हैं कितना है, 1 2, तो ये 2 है। जैसे अगर A+B+C से कोई उत्पाद बन रहा है, मान लेते हैं P बन रहा है, अगर इसमें कोटि पूछ ले तो इसकी घात 1 है, समझो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, ठीक है। तो कितना हो गया? तो यहां से हो गया अभिक्रिया की कोटि 1 + 1 + 1 3। लेकिन आणविकता भी पूछ ले तो 1 है, 2 है, 3, जितने अभिकारक हैं वही मतलब आणविकता भी होती है, ठीक है। अब यहां पर निकालना है आपको आणविकता, तो लेकिन ये कुछ अलग दिया है। अब जैसे A+2B दिया है, यहां से मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोटि कैसे निकालते हैं? तो यहां पर 2 अणु है, 2 अणु है ना, तो यहां पर 2 अणु B के हैं, 1 अणु A का है, लेकिन यहां पर पूछ रहा है आणविकता, तो यहां पर 2 इसके हो गए, 1 इसके, तो बच्चों ये हो जाएगा 3, है ना, ये आपको करना है, ठीक। अगर 2A+2B आ गया, ऐसा नहीं देखना है तो ये 1 हो गया, ये 2 आणविकता नहीं बच्चों, 2 A का है और 2 B का है, तो मिलाकर के कितना हो गया? 4 हो गया। लेकिन कोटि में क्या चलता है? घात चलता है। कोटि में अगर जैसे A की घात यहां पर 1 है, ठीक, और यहां पे B के घात में मान लेते हैं कि 2 है, ठीक है ना, तो यहां पर कोटि हम 1 + 2 कर देंगे, लेकिन आणविकता में यहां पर 1 अणु है, ये 1 अणु है। अब तो समझ में आ गया होगा। तो यहां पर कितना है भाई? A+2B से कोई उत्पाद बन रहा है, तो आणविकता 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, सीधी सी बात है भाई, 2 B के हो गए और 1 इसका, 3 हो गए, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? बस इतना याद रखना बच्चों, कोटि हम डायरेक्टली अभिक्रिया के वेग से निकालते हैं, जैसे ये चीज दिया गया है ना, R बराबर A दे दिया गया है और B दे दिया है, यहां पर 2, तो इसकी अगर कोटि निकालना होता तो कोटि में हम डायरेक्टली क्या कर देते भाई, घातों का योग, समझो यहां 1 है और इसका 2 है, तो ये हो जाता 3, ठीक। इस तरह से कोटि निकालते हैं। आणविकता में बस ये आपको गिन लेना है, जैसे अगर 3 अणु होता तो 3 इसका और 1 ये, 4 हो जाता। तो इस तरह से निकालते हैं कोटि और आणविकता। तो अपने को इतना ज्यादा गहराई में जाना है नहीं, आपने पढ़ा तो होगा ही इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। तो कैनिजारो अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाता है? देख सकते हैं जो नेमिंग रिएक्शन है बहुविकल्पी में पूछा था। तो कैनिजारो अभिक्रिया में बच्चों अगर आपको अच्छे से पता हो, अगर आपने ठीक तरीके से पढ़ा है बढ़िया तरीके से, तो आपको पता होगा, फटाक से आपका आंसर भी हो गया होगा। ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाता है? मेथेन बनाता है, मेथिल अल्कोहल बनाता है, मेथिल साइनाइड बनाता है, मेथिल एमीन बनाता है। तो कैनिजारो अभिक्रिया में मेथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, क्या बनता है? मेथिल अल्कोहल, बोले तो मेथेनॉल। ठीक, चलिए अब देखिएगा एक और पूछ लिया है, नेमिंग रिएक्शन एक और पूछ लिया गया है, RNH2। ये क्या है? कोई एल्केन एमीन है। ठीक, ये R क्या है? एल्किल ग्रुप है और NH2 एमीन है, और CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म दिया है और साथ में KOH यानी क्षार है। ये क्रिया करके RNC बना रहा है और यहां पर KCl और साथ में जल। तो उपयुक्त अभिक्रिया कौन सी होगी? अब ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन है युग्मन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया। ध्यान से समझ सकते हैं बच्चों, यहां पर क्या दिया गया है? एमीन। अगर एमीन दे दिया गया है तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो सीधा सीधा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितने मजेदार क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुविकल्पी भी भाई बहुत ज्यादा आपको अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेगा, ज्यादा मेहनत करना नहीं है, बस आपको फ्री के 5 से 6 नंबर मिल गए। ठीक, चलिए क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहल या अल्कोहलिक समूह होते हैं? ठीक, कह रहा है कितने प्राथमिक अल्कोहलिक समूह बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो एक प्राथमिक होता है, बाकी 5 इसमें क्या होते हैं? भिन्न भिन्न ठीक कार्बन अणुओं से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो एक प्राथमिक अल्कोहलिक ग्रुप होता है। क्लियर? चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन अब आ जाता है कि दूसरे नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे। सारे क्वेश्चन बच्चों ये 2 नंबर वाले होंगे, देख सकते हैं ये यहां पर सारे क्वेश्चन ये 2 नंबर वाले पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन है कि क्वथनांक में उन्नयन से क्या तात्पर्य है, और क्वथनांक में उन्नयन के लिए सूत्र लिखना है। हालांकि यहां पर दूसरा क्वेश्चन था, ठीक, इसमें पूछा था अधिशोषण से, तो वो चैप्टर ही नहीं है, तो हमने इस क्वेश्चन को रखा है। ठीक, तो क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं? अगर आपको याद हो बच्चों, हमने बताया है बहुत ही सिंपल परिभाषा। तो हमने परिभाषा क्या बताया है बच्चों कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में उन्नयन के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा टीबी बराबर, डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्लू अपान एम गुणे कैपिटल डब्लू। यही हो जाता है बच्चों फार्मूला। ठीक, ये होता है क्वथनांक में उन्नयन बराबर फार्मूला। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन आया था कि 2 द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm तथा 60 mm है। A के 3 मोल तथा B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब कितना हो जाएगा? ठीक, चलिए ध्यान से समझिएगा, इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है बच्चों। चलिए इसको देखते हैं, इसको थोड़ा नीचे यहां पर जगह मिल जाएगा इसको सॉल्व करने का। ए के कह रहा है कि ए और बी के दिए गए हैं, तो भाई ए के कितना मोल दिया गया है? ए का दिया गया है 3 मोल और बी के कितना दिया गया है? 2 मोल। बी के 2 मोल है। ठीक, तो कह रहा है कि मिश्रण में कुल मतलब विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों ए के मोल, मतलब ए का मोल प्रभाज। तो भाई ए का मोल प्रभाज बराबर निकालेंगे तो ए के मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या, तो भाई नीचे 3 + 2 हो गया, यानी 3 बटे कितना? 5 आ गया। ठीक, ये आ गया XA का मान। इसी तरह से बच्चों हम XA या काई A पढ़ते हैं इसको, अब XB या काई B बोल लें, इसका मान निकालेंगे, यानी B का मोल अंश, तो B के मोलों की संख्या और नीचे दोनों का योग, तो ये आ गया 2/5। अब कह रहा है कि कुल वाष्प दाब,
तो आंशिक दाब के नियम से भाई P बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P बराबर बच्चों ये हो जाएगा P नॉट ए इंटू एक्स ए या काई ए, दूसरा हो जाएगा P नॉट बी इंटू एक्स बी या काई बी। ठीक, तो यहां से भाई इसका वाष्प दाब कितना दिया है, ये 80 दिया है। इसके मोल ए के मोल अंश या मोल प्रभास कितना दिया है बच्चों 3/5 प्लस P का वाष्प दाब कितना दिया है, मतलब P का आंशिक दाब, हाँ सॉरी वाष्प दाब कितना दिया है, तो ये दिया है बच्चों आपका 60 mm और B का मोल अंश कितना दिया है, तो 2/5 दिया है। इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों, एक मिनट वैल्यू सही से रखा है ना, चेक कर लेते हैं फिर से, हाँ सही है। तो ये कट जाएगा बच्चों 16 बार में और उसके बाद ये कितना, तो ये हो जाएगा 12। ठीक, ये 12 बार में कट गया तो कितना आएगा, तो यहां से देखेंगे तो ये 16 या 48 हो गए और प्लस का ये 24 हो गया। ठीक, तो P बराबर आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 8 4 12 4 2 6 1 7 यानी 72 ठीक mm इसका कुल वाष्प दाब आ जाएगा। ठीक, इस तरह से इसको लगाएंगे। इसको हालांकि हमने वन शॉट में भी करवाया है, ठीक है ना, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना भाई, सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा निपटाएंगे, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट अगर करना हो तो कर लीजिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन अब दूसरा है, क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है। देखिए ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी वाला है, कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में आपको कॉपर की छड़ डुबोना है। आप कॉपर की छड़ डुबो रहे हो किसमें, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में AgNO3। ठीक, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, तो कह रहा है कि भाई विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है। विलयन का रंग जो होता है यानी घोल का जो रंग होता है वो नीला क्यों हो जाता है। इसका कारण है बच्चों, क्योंकि जो Cu है वो Ag मतलब AgNO3 से, कहने का मतलब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ये स्वयं ले लेता है। तो ये हो जाएगा Cu और उसके बाद NO3। ठीक, और साथ में ये Ag को बाहर फेंक देगा, तो यहां पर 2 लगा देंगे और ये 2, तो संतुलित हो जाएगा। ठीक, तो बस इतना कारण, आप रिएक्शन भी ऐसे डायरेक्टली रिएक्शन लिख सकते हैं या आप कारण समझाना चाहें कारण लिख सकते हैं, चाहे रिएक्शन लिखिए या ना लिखिए। तो इसका कारण लिखेंगे बच्चों, क्योंकि जो कॉपर होता है, क्योंकि कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है, इसी कारण क्या होता है, घोल का रंग नीला हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है तथा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो बबुआ हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे विटामिन के नाम ABCD जो भी हैं सब विटामिन के नाम हमने ट्रिक के माध्यम से समझाया था। ठीक, विटामिन ए क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन बी क्या होता है, उसका रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन सी क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, तो यहां पर कह रहा है कि विटामिन सी, तो विटामिन सी, तो भाई इसका जो रासायनिक नाम होता है, क्या बोल रहा है, रासायनिक नाम, इसका जो रासायनिक नाम होता है बच्चों, रासायनिक नाम इसका क्या है, तो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, इतना याद रखना। अब उसके बाद कह रहा है कि इसकी कमी से रोग कौन होता है, तो ये भी लिख देंगे बच्चों, कमी से रोग, कमी से रोग। तो इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो भाई कमी से जो रोग होता है, कमी से रोग होता है बच्चों, उसका क्या नाम है, तो रोग कौन सा विटामिन सी है, स्कर्वी रोग, यानी मसूड़ों में सूजन, जैसे पायरिया हो जाता है, मसूड़ों से खून आना। ठीक, ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी हमें मिलता कहां है,
भोजन जब पकाते हैं तो उसमें विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसीलिए जो विटामिन सी होता है इसको हम बाहर से भोजन में शामिल करते हैं, जैसे अचार वगैरह लेते हैं ना, नींबू वगैरह बाहर से हम उसमें डालते हैं, सलाद वगैरह में, ठीक, तो बाहर से ये मिलता है हमें सिरके के माध्यम से, ठीक है, सब में विटामिन सी होता है, ठीक। तो इसकी कमी से स्कर्वी यानी मसूड़ों में सूजन आ जाता है, खून मतलब आने लगता है, बदबू आता है मुंह से, ये सारी समस्याएं होती हैं। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों? इसको हमने बहुत अच्छे से बताया है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रसगुल्लों जो बाहर का आ जाए। हाँ, मे भी हो सकता है एक दो क्वेश्चन, कोई स्टूडेंट तो बोल रहा था कि सर और लोग बताते हैं और बच्चे बताते हैं आपका पढ़ाया कुछ भी नहीं आएगा। अरे हम कहाँ से पढ़ाते हैं भाई, हमारा पढ़ाया कुछ नहीं आएगा, अच्छी बात है, आप ना पढ़ो, आप प्रभु कहीं और पढ़ लो। ऐसी ऐसी आप लोग बातें करते हैं नादान वाले कि आपका पढ़ाया कुछ भी नहीं आएगा पेपर में, तो कुछ नहीं आएगा तो आएगा का? ये फालतू के सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, जरा बताइएगा। ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, कोई कोई ऐसा बोल देता है कि कभी कभार तो मूड ही खराब हो जाता है कि क्या पढ़ाते हो, कुछ नहीं पल्ले पड़ता, कैसे पढ़ाते हो, कुछ आपका पढ़ाया मिलता ही नहीं है, पता नहीं किस दुनिया से आए हैं, एलियन लगता है भाई, हमको लगता है सबके सब एलियन है ना, जिनको नहीं समझ में आता है। देखिए कह रहा संक्रमण तत्व रंगीन आयन या रंगीन यौगिक बनाते हैं, कारण क्या होता है? तो लिखाया है बच्चों कि संक्रमण तत्व के बाह्य कोश यानी जो डी कक्षक होते हैं वो आंशिक रूप से भरे होते हैं, यानी उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ये प्रकाश का अवशोषण करते हैं, प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं, जिसके कारण इनमें एक रंग आ जाता है। यही कारण है कि ये रंगीन आयन बनाते हैं। बस सिंपल सी बात है और कुछ भी ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, परासरण दाब की परिभाषा दीजिए, इसका सूत्र भी। तो परासरण दाब क्या होता है बच्चों? जो क्या करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ठीक है, मतलब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक का विलयन की ओर गमन, मतलब उसके अणुओं का गमन रोकता है, या जो परासरण दाब पर मतलब परासरण के लिए जो झिल्ली पर या अर्धपारगम्य झिल्ली पर जो दाब लगाया जाता है, किस लिए? परासरण को रोकने के लिए। तो सिंपल सी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि परासरण क्रिया को रोकने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया जो न्यूनतम या बाह्यतम दाब होता है उसे कहते हैं परासरण दाब। इसके लिए जो फार्मूला होता है बच्चों वो पाई बराबर क्या होता है? पाई बराबर वो होता है, जैसे मतलब इसके लिए कई फार्मूला है, N/V RT, इसको ऐसे भी लिखते हैं, या फिर वही इसको हम लिख सकते हैं पाई बराबर CRT, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, या फिर पाई बराबर CST, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो वही कई रूपों में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये परासरण दाब होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजन यौगिक, ये एक यौगिक है, शायद आपको प्रॉपर ना दिख रहा होगा, चलिए इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक, इसको हाईलाइट कर देंगे तो क्लियर दिखेगा। हाँ, ये NH3 है, ये बाहर से 4 है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद यहां पर दिया है SO4, ठीक। चलिए बोल रहा है कि उपसह संयोजन यौगिक Cu, ये कोष्टक में NH3 है, SO4 है, मैं कह रहा है कि कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कैसे करते हैं? ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं जैसे यहां पर लिखा है, भाई क्या लिखा है? तो ये एक चीज लिखा है बच्चों, Cu NH3, ये 4 है और ये SO4 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी Cu की ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना होगा। तो भाई जिसकी निकालना है उसको अपन X मानते हैं, ठीक, X, और प्लस लगाएंगे, ये 4 आगे लाइएगा, और NH3 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है बच्चों? तो अगर आपको पता हो तो ये है उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है, ठीक है, ये 0 हो गया। अब प्लस का ये SO4, तो SO4 का कितना होता है? पूरे का होता है -2, SO4 यानी सल्फेट आयन होता है,
इसका होता है -2, तो यहां पर लिखेंगे -2 बराबर 0। अगर यहां पर कोई घात वगैरह होता तो वो हम लिख देते उतने में, -2 +2 कुछ भी होता, ठीक। तो ये हो जाएगा भाई x -2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा बच्चों, +2। यही हो जाएगा Cu का ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या। क्लियर हो गया? तो ये हो गया इसका ऑक्सीकरण संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसको भी बताया है बच्चों, अगर आपको पता है तो जो ग्लूकोज का ब्रोमीनीकरण होता है या ब्रोमीन जल की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है, हमने वन शॉट वाले में बताया है। इसीलिए बोलते हैं बच्चों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर आ गया ना तब हमें कहना हाँ इधर उधर हो सकता है 1-2 क्वेश्चन, नहीं तो अधिकांश क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हम आपके साथ धोखा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप ये कभी मत सोचिएगा कि हाँ ये है वो है। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि ग्लूकोज, तो भाई ग्लूकोज को हम लिख लेते हैं इस तरह से, जैसे CHO, ठीक, CHOH होल ट्वाइस, जैसे हमने रिएक्शन के दौरान लिखा था, और यहां पे CH2OH, ठीक। ये है वही चीज बच्चों, C6H12O6, ये वही चीज है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4 कार्बन, 4 2 6 हो गए, हाइड्रोजन 12, तो ये वही 4 दूना 8 हो गए और 8 4 12 हो गए। ऑक्सीजन 6, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ ऊपर नीचे 1-1 हो गया। तो इसका कह रहा है कि भाई ब्रोमीन, ये बोल रहा है कि ब्रोमीन जल के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो भाई इसका कराते हैं ऑक्सीडेशन, क्या कराते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण कराते हैं, ठीक। किसके उपस्थिति में, तो भाई ये होता है Br2 ब्रोमीन जल, ठीक है। ब्रोमीन जल की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं बच्चों, याद है कि नहीं, क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ग्लूकोनिक, ये वाला ऑक्सीजन जाकर यहां शिफ्ट हो जाता है तो COOH हो जाता है ये, और उसके बाद CHOH, ये 4 हो गए, और उसके बाद CH2OH, ठीक। ये बन जाता है, इसका नाम क्या होता है, तो ये होता है ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक, याद रखना। तो देख सकते हैं ना, बिना वजह के आप लोग इतना ज्यादा घबराते हो कि केमिस्ट्री ये है वो है, अरे कुछ भी नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि 70 में से, भाई आपको जरूरी नहीं कि 70 में 70 आप कर सकें, जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया है वही वहां तक पहुंच सकते हैं। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि भाई आपने साल भर मस्ती किया है, इधर उधर एंजॉय बस किया है और बस 1 महीने से पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, तो इतना तो जरूर है कि हाँ आपका नंबर ठीक ठाक आएगा, पास हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे, गारंटी है, इतना याद रखना, ठीक है। बाकी तो भाई अगर तैयारी बेहतर है तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हम हमेशा से बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला, चलिए स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए, वैसे इसको बताया भी है वन शॉट में। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो भाई कह रहा है निर्नष्ट समीकरण, देखिएगा बच्चों भाई पूछ लिया गया है, निर्नष्ट समीकरण लिखिए और इसकी एक उपयोगिता लिखना है। तो निर्नष्ट समीकरण क्या होता है बच्चों, निर्नष्ट समीकरण होता है E बराबर E0। E क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, E0 क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, माइनस का होता है 2.303 RT अपॉन NF, NF होता है इनटू यहां पे रहता है log बेस 10 1 अपान ये कोष्टक में MN, ठीक, यानी M पे ये N+4 यानी सांद्रता को दर्शाता है। तो ये होता है निर्नष्ट समीकरण, या इसी को नष्ट समीकरण लिखते हैं। एक और रूप में लिखते हैं RTNF का सबका मान रख करके, तो बस वो नहीं देखना है अपने को, ठीक है, केवल इतना याद रखना है। जहां R क्या है, गैस स्थिरांक है, T क्या है, परमताप है, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है, और उसके बाद N क्या है, फैराडे नियतांक है, ठीक, इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 298 केल्विन पर 0.20 मोल केसीएल विलेन की जो चालकता है 0.025 साइमन प्रति सेमी है, इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं बच्चों इसकी मोलर चालकता कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए कह रहा है मोलर चालकता होता है लिम्डा एम, लिम्डा एम बराबर होता है बच्चों क्या होता है, कप्पा गुणे 1000 के क्या है, विशिष्ट चालकता है 1000 अपान एम। इसी फार्मूले से इसका निपटारा होता है, ठीक,
इसी फार्मूले से हम इसको लगाएंगे बच्चों। तो यहां पर देखते हैं क्या करेंगे भाई, हम वैल्यू लिख लेते हैं, ये 1000 गुणे, मतलब के का मान पहले लिख लेते हैं। के का मान कितना दिया है, ये दिया है, सॉरी ये नहीं है, ये चालक का दिया 0.025 दिया है गुणे 1000 हो गया। नीचे क्या हो जाएगा ये चीज, तो 0.20 दिया है। ठीक, इसको लिख सकते हैं बच्चों, देखिए ये 1000 का गुणा होगा तो सीधा सीधा ये हो जाएगा 25, और नीचे 0. इसको 2 ही समझिए। ऊपर नीचे अगर हम 10 का गुणा कर देंगे तो ये भी दशमलव गायब हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 250, नीचे केवल 2, तो काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, इतना साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। ठीक, किसमें आएगा, साइमन सेमी, 125 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम इसको लगाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेकंड बुक से आया था, एसिटिली मतलब एसिटिलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जो हमने लिखाया था। ठीक है, और अगला प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है। देखिए प्रोटीन का विकृति, एक होता है आकृतिकरण और विकृतीकरण। जैसे डीएनए को जब हम गर्म करते हैं तो उसके दोनों खंड या दोनों रज्जुक जो होते हैं या जो दोनों धागे अलग हो जाते हैं, इसे कहते हैं, इसे विकृतीकरण कहते हैं। और जब हम पुनः इसको ठंडा कर देते हैं तो वो हो जाता है आकृतिकरण। तो सेम वही इसके साथ होता है, वही है विकृतीकरण यानी अलग होना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चन ये 4 नंबर वाले हैं। देख सकते हैं इतना छोटा सा क्वेश्चन 4 नंबर में आया था, देख सकते हैं बच्चों। ये एक मत समझिएगा सही से, ये क्या है, पीडीएफ में सही से दिया नहीं है। ठीक, तो ये 4 नंबर के सारे क्वेश्चन अब 4 नंबर वाले होंगे इसमें के। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन कि 27 अंश सेल्सियस पर यूरिया के m/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिएगा। और इसको इतना बढ़िया से बताया है बच्चों, इसमें सारे न्यूमेरिकल को हमने इसमें 27 अंश सेल्सियस ताप दिया है। तो सबसे पहले हम टी का मान निकालेंगे, भाई 27 दिया है प्लस 273 ऐड करेंगे तो ये किस में आएगा, केल्विन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये अंश सेल्सियस में है तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। टी का मान हो गया। ये आपका m/10 किसका मान दिया है, सी का मान 1/10, ये m दिया है। विलयन का परासरण दाब आपको निकालना है तो हम लिखेंगे बच्चों पाई बराबर, देखिए CRT वाला फार्मूला लग जाएगा इसमें, पाई बराबर CRT। तो पाई बराबर सब वैल्यू रख करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सी का मान है 1/10, ये 0.0821 ये गैस नियतांक है। टी का मान कितना है, 300 है। तो इसको बच्चों अगर सॉल्व करेंगे, देख सकते हैं बस एक लाइन का न्यूमेरिकल है लेकिन 4 नंबर में पूछा गया था। बस इसको सॉल्व करेंगे, जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी देखिए 4 नंबर में पूछा गया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 से 2NO2 बन रहा है और साथ में हाफ O2 बन रहा है। मैं कह रहा है 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता दिया है बच्चों कितना, 1.24 गुणे ये 10 के घात -2 दे दिया है। ठीक, 1.24 गुणे 10 के घात -2 मोल प्रति लीटर थी, जो 60 मिनट के बाद क्या हो जाती है, 60 मिनट के बाद 0.20 गुणे 10 के घात -2 मोल प्रति लीटर रह गई। तो 318 केल्विन पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी छोटा ही क्वेश्चन है लेकिन फिर भी 4 नंबर में पूछा था। इसलिए कहते हैं ना कि केमिस्ट्री में नंबर फ्री के, अब तो और फ्री के मिलने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि 4-4 चैप्टर 5-5 चैप्टर गायब करने का मतलब क्या है, छोटे छोटे टॉपिक ही ज्यादा नंबरों में पूछे जाएंगे। ठीक, तो कह रहा है कि भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो हम लगाएंगे बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखिए वेग स्थिरांक पूछ रहा है, तो वेग स्थिरांक का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, के बराबर होता है 2.303 अपान टी log बेस 10 a/a-x। ठीक, ये चीज होता है बच्चों, इसी फार्मूले पर हम इसको लगाएंगे। ठीक,
इसी फार्मूले पर इसको लगाना है। अब देखिएगा ये ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, तो ए का मान दिया है ना बच्चों, ये प्रारंभिक सांद्रता दे रखा है, और a माइनस एक्स क्या दर्शाता है, t समय के बाद सांद्रता, तो t समय के बाद सांद्रता ये रह जाती है, t क्या है, समय है, तो समय 60 मिनट है। अब इसमें कुछ रह गया, कुछ बाकी है, कुछ भी नहीं है। अब तो आप इसको फोड़ सकते हो, तो लिखोगे k बराबर भाई 2.303 बटे कितना 60 हो जाएगा बच्चों, इंटू लॉग बेस 10 हो जाएगा, कितना a का मान है 1.24 गुणे 10 के घात -2 अपान 0.20 गुणे 10 के घात -2। इसको काट देंगे तो ये से ये कट गया, और उसके बाद ये कट जाएगा 2 छंग 12 यानी 6.2। तो ये आ गया बच्चों k बराबर 2.303 बटे 60 और लॉग बेस 10 ये 6.2, और लॉग 6.2 का मान कितना होता है, तो यहां पर इसका मान जो होता है बच्चों 2.303 अपान ये 60 हो जाएगा। इसका मान, इस पूरे का मान log 6.2 का मान होता है 0.7924, ये इसका मान होता है। और आप जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, काटे पीटेंगे, तो जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन था कि संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं लिखिए। अभी इसके पहले में, ठीक, जो हमने 3 नंबर वाला भी फर्स्ट पार्ट बताया है पहले चैप्टर से 5वें चैप्टर तक, तो उसमें ये बताया है ना संक्रमण तत्व की 4 विशेषताएं क्या होते हैं। ये रंगीन आयन बनाते हैं, ठीक, इनमें उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है, ये अनुचुंबकीय लक्षण दर्शाते हैं, तो ये सबके सब वही तो गुण है बच्चों। ठीक, ये उसके अलावा क्या है, हाँ रंगीन आयन बनाते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है, चालकता का भी साथ ही साथ गुण होता है। ठीक, तो इस तरह से हम इसके क्या है लक्षण या विशेषताएं या गुण लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन की उप सहसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी पद्धति के नामकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यानी आईयूपीएसी नामकरण पद्धति किसे कहते हैं, क्या होता है, एग्जाम्पल देकर के आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए बच्चों छठवां क्वेश्चन जो होगा, छठवें में अथवा करके रहेगा, का खा करके, तो अथवा अथवा करके रहेगा, और यहां से सारे क्वेश्चन आपके अब 5 नंबर वाले पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है कि भाई प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना है तथा इससे संबंधित अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। अभी एसीटोन का नहीं बताया ना हमने, हाँ नहीं बताया, शायद नहीं बताया है। ठीक, अगर आपको चाहिए तो बोल दीजिएगा, उसमें रटना है नहीं, एक बार बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब अथवा में पूछा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग के एक कार्बोहाइड्रेट का नाम व सूत्र लिखना है। तो लॉन्ग वाले में, वन शॉर्ट वाले में आप देख लेना, इत्मीनान से समझ में आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है ग्राफ के माध्यम से कि एक बार देख लेना तो आप लाइफ टाइम नहीं भूल सकते हो। ठीक है, चलिए और खा में देख सकते हैं बच्चों, खा में पूछा था कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखना है तथा कह रहा है कि एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विभिन्न ताप पर होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। अथवा में क्या पूछा था, देखिए अथवा में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा था। अथवा में क्या पूछा था, तो अथवा में पूछ लिया था आपका कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। 2 ही अभिक्रिया दे दिया और भाई 2.5 नंबर के करके देख सकते हैं, 2.5 नंबर का पूछ लिया, यही तो होता है। कभी कभार 5 दे देगा 1 नंबर का, कभी कभार 2 ही दे देगा 5 नंबर दोनों मिलाकर, तो भाई 2 नंबर वालों के तो मजे हो जाएंगे। पूछ रहा है भाई 2 अभिक्रिया दिया है, पहला रीमर टीमन या राइमर टीमन अभिक्रिया बताया है हमने, हर एक चैप्टर के रिएक्शन को बताया है। आपको अगर भाई नहीं पता है अब भी, तो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं चैप्टर वाइज हमने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट रिएक्शन को बताया है बच्चों। कोई अभिक्रिया ऐसी नहीं जो बाहर आ जाए उससे। बाकी एक आध वीडियो और लाएंगे जिसमें 10 से 15 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन बता देंगे, उसी में से फंस जाएगा। ठीक, और दूसरा पूछता था देखिए कोल्बे अभिक्रिया, तो दोनों अभिक्रिया को बताया है, आपको खुद पता होगा अगर आप भाई रेगुलर हमारी वीडियोस को देखते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 के काम में आ जाते हैं। ठीक, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक,
कि मतलब कह रहा क्लोरोबेंजीन से, ठीक, ये पिक्री मतलब ये क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल और उसके बाद डाइक्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल। अथवा में देखिएगा क्या पूछा था, हेलो एल्केन के न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो ये तो भाई आसान होगा हमारे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को रिएक्शन पता ही नहीं चलता, खासतौर पे क्या होता है जब और निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए आपके पास ऑप्शन होगा, आप इसके लिए तो प्रेशर बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक। जैसे यहां पर हेलो एल्केन का नाभिक स्नेही, ठीक, और मतलब नाभिक रागी या नाभिक स्नेही अभिक्रिया, ठीक, ये हमने बताया है। आप वन शॉट वाला देख लेना, हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला, उसमें इस चीज को अच्छे से, ठीक, एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं खा वाले में। खा वाले में देखिएगा, खा वाले में पूछा है बच्चों कि निम्नलिखित से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए ये भी दे दिया है फिर से, बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, ये टालुइन, बेंजेमाइड और एथिल बेंजोएट। अथवा में देखिए फिर कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, जैसे एल्डोल संघनन क्या है, वी कार्बोक्सिलिन क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया क्या है। तो वही हमने इस अभिक्रिया वाला बताया ना, सबसे आसान होता है, भले 10 से 15 रिएक्शन हैं इंपॉर्टेंट वाले, लेकिन अगर एक बार आप तैयार कर लेते हैं, देख सकते हैं भाई 5 तो इसमें से हो गया, इसके पहले भी 5, तो 10 नंबर का तो रिएक्शन ही आ जाएगा। अथवा में ही बच्चों आपके नेमिंग रिएक्शन, क्योंकि आपके केमिस्ट्री में अगर हम बात करें बच्चों तो जो 5 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, 5 चैप्टर में लास्ट वाले के छोड़ दिया जाए, हर एक चैप्टर में नेमिंग रिएक्शन है। और नेमिंग रिएक्शन है तो यूं समझिएगा कि 10 नंबर आपके श्योर हैं, 10 नंबर ये नेमिंग रिएक्शन आपको देकर के जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ये वाले ठोस होते हैं। कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, इसमें समस्या हो सकती है, बट आपको इसमें कभी समस्या नहीं होगी। और ये आप तैयार करके जाते हैं तो ये आप छाप सकते हैं इजीली। इसमें कहां से आ जाए, कैसा आ जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो इसके बारे में उतना ज्यादा सोचना भी मत बच्चों। हम यही कहेंगे जो भाई जिसमें ठोस है कि हाँ आएगा, उसी पर फोकस करो ना। तो ये इस तरीके से आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह के हम और भी क्वेश्चन पेपर का निपटारा करेंगे, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। तो मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है भाई इस मेहनत के लिए, ठीक।